नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान के साथ क्लब फुट के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, देही इलाक़ों में जर्राहों के पास, पहलवानों के पास जाने का बहुत ज़्यादा रिवाज पाया जाता है। जी। जब बच्चों को इस तरह की जगहों पर इलाज के लिए ले जाया जाता है तो ये नुकसान का बायस बनता है? देखिए, हमारे यहाँ बड़े मिसकंसेप्शंस और मिथ हर जगह मौजूद हैं, और अपनी दुकान चमकाने के लिए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ तरीके से प्रोपेगेंडा भी करते हैं। मैं ख़ुद नवाबशाह में 7 साल काम कर चुका हूँ। जर्राह की और पहलवानों की और पॉटर्स की माशाल्लाह बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। और लोग प्रिफ़र करते हैं उनके पास जाना। उसकी बहुत वजूहात हैं कि एक तो फाइनेंशियल रीज़न्स हैं कि कुछ काम उनके पास सस्ते हो जाते हैं, कुछ ये कि ख़ानदानी इलाज वहीं से चले आ रहे होते हैं कि दादा ने भी वहीं से कराया था, अब्बा ने भी वहीं से कराया था, तो हम भी वहीं कराते हैं। लेकिन हकीकतन अगर बात की जाए तो इन चीज़ों का इलाज उनके पास है नहीं, क्योंकि जितनी टेक्निकली चीज़ें हैं, किस मसल्स को कितना काटना है, कितना नहीं करना है, किस मसल की लेंथनिंग करनी है, किस मसल को शॉर्ट करना है, बोन्स को कब काटना है, बहुत साइंटिफिक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ गई हैं जी। और साइंटिफिक इतनी बढ़ गई हैं कि हम भी उसके अंदर लिटरेचर के एविडेंस के बगैर आगे बढ़ते नहीं हैं। कि लिटरेचर अगर ये कह रहा है कि नहीं, वो प्रोसीजर जो था ऑब्सोलीट हो गया, नया प्रोसीजर ये है, तो उस पर जाया जाए। लेकिन जर्राहों के पास इन सब चीज़ों की वो नहीं होती है, तो वो छोटी मोटी काट पीट करके और उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, और बाद दफ़ा वो प्लास्टर के तरीके से सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो इन्फेक्शन में ले जाते हैं। बाद दफ़ा प्लास्टर इतना टाइट कर देते हैं कि बच्चों को और प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं, कम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और वो कम्प्लिकेशन के साथ फिर हमारे पास सिविल अस्पताल में और मुख्तलिफ़ जगहों पे लैंड करते हैं। वो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल मरहले हो जाते हैं, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ पेपर्स देख रहा था पाकिस्तान के, तो जितनी कॉम्प्लिकेशन के साथ यहाँ पे क्लब फुट आते हैं, दुनिया में कहीं नहीं आते। दुनिया में हर जगह ये रूटीन बना हुआ है कि पेरेंट्स जो है फ़ौरन बच्चे को हॉस्पिटल की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन हम अगर लिटरेचर में वो कोट करते हैं कि हमारे पास इतनी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो दुनिया भर हैरान होती है कि कैसे हो रहा है यहाँ पे, कि इतनी कॉम्प्लिकेशन के साथ क्लब फुट आ रहा है, जो कि ट्रीटेबल डिजीज़ है। तो मैं आज आपके प्रोग्राम के वसातत से जो है ये मैसेज देना चाहूँगा कि जर्राहों के पास इन चीज़ों का बिल्कुल कोई इलाज नहीं है। वो अपने छोटे मोटे काम कर लें, वो ठीक है, अपना उनका रोज़गार है, मैं उनको वो नहीं करता, लेकिन इन चीज़ों के बारे में उनके पास ना लेके जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे। अशरफ साहब, इसी तरह से आपने उन लोगों का भी तज़किरा किया जो किसी भी वजह से, चाहे दूर होने की वजह से, और अगर फासले का मसला ना हो तो शायद इस्तिताअत ना रखने की वजह से डॉक्टर से रुजू नहीं करते। जी जी। जब वो लोग इस बीमारी के साथ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, या उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी हाँ, उसमें ये होता है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मसल्स के इम्बैलेंस के साथ साथ बोन्स की डिफ़ॉर्मिटीज़ भी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और मैंने जैसे कहा कि बच्चों की बोन इलास्टिक होती हैं, अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो वो इलास्टिक बोन नई कंडीशन के अंदर डिफ़ॉर्म हो जाती हैं, और पता चला जो डिफ़ॉर्मिटी अर्ली स्टेज पे थी, उस डिफ़ॉर्मिटी का में कई गुना इजाफा हो जाता है। और बच्चे जब हमारे पास लैंड करते हैं एडल्ट, मतलब 11-12 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में, तो वो बहुत ग्रॉस डिफ़ॉर्मिटी के साथ लैंड करते हैं, और उनकी ग्रोथ भी पाँव की रुक चुकी होती है किसी हद तक। तो पाँव कंपैरेटिवली जो है उनके शॉर्ट भी होते हैं और डिफ़ॉर्म भी होते हैं, और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो जैसे हम कहते हैं ना, पंजे सोल के ऊपर चलने के बजाय वो पाँव के दूसरे हिस्से पे चल रहे होते हैं, लेटरल बॉर्डर पे चल रहे होते हैं। अच्छा। तो वो लेटरल बॉर्डर, पाँव का जो पंजे का जो सोल है वो मीडियल साइड पे होता है, और वो लेटरल बॉर्डर के ऊपर चल रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा। तो ये एक डिफ़ॉर्मिटी का सीवियर स्टेज होता है कि जिसके अंदर करेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होती चली जाती है। अशरफ साहब, इसी तरह से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने वजूहात में तज़किरा किया था कि थोड़ा बहुत ये बीमारी विरासत में भी मिल सकती है। जी जी। इस चीज़ के भी एविडेंसेस मिले। तो इसी मुनासबत से ऐसे बच्चे जब नौजवान होकर बचपन में इलाज हो चुका हो तब भी वालिदैन बनते हैं या साहिब औलाद होते हैं, तो क्या उनके बच्चों में भी ये बीमारी नज़र आ सकती है? देखिए, ये मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये ऐसा नहीं है कि पॉलीजेनिक फैक्टर्स हैं। पॉलीजेनिक फैक्टर में ये होता है कि बाद दफ़ा एक जनरेशन बिल्कुल साइलेंट रह गई, दूसरी जनरेशन बिल्कुल साइलेंट रह गई, तीसरी जनरेशन में कहीं जाके किसी बच्चे को इस तरीके से आ गया। तो ये कोई वो नहीं है कि हम इसको किसी भी अंदाज में इस तरीके से नहीं ले सकते कि अगर फादर को है तो बच्चे को भी होगी, या 4 में से एक बच्चे को हो जाएगी, ऐसा नहीं है।
जी। बाज़ा पूरी जनरेशन निकल जाती है, 2 जनरेशन निकल जाती हैं, तीसरी जनरेशन में जाके सामने आते हैं। तो ये पॉलीजेनिक फैक्टर होते हैं जो कि एविडेंट नहीं होते, बाज़ दफ़ा किसी वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं वो, और बाद में किसी जनरेशन के अंदर जो है वो आ जाते हैं सामने। डॉक्टर साहब, इसी तरह से जैसे कि क्लब फुट की बात हो रही है, और ऐसी कौन सी डिफॉर्मिटीज़ हैं जो कि पैदाइश पर बच्चे के अंदर नज़र आ सकती हैं? देखिए, इसमें जो सबसे अहम चीज़ जिसके ऊपर के इंशाल्लाह ताला के भी कभी तफसील से गुफ्तगू ज़रूरी है, वो CDH है, कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, जिसमें हिप का जो गोला होता है वो अपनी पोजीशन से मैं रह नहीं पाता है किसी वजह से जी। और वो ज़रा सी मूवमेंट में बाहर निकल आता है। यानी कूल्हे का जोड़ सही से नहीं बना कूल्हे का होगा। जोड़ जो है, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह पे मौजूद होता है, जी। लेकिन उसके चारों तरफ के जो मसल्स और लिगामेंट होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी वजह से वो किसी भी हल्की सी हरकत से बाहर आ जाता है। तो ऐसे बच्चे जिनको कंजेनिटल डिसलोकेशन हिप के होते हैं और ये प्रॉब्लम बायलैटरल भी होता है, तो ये ऐसी चीज़ है कि फौरी तौर से आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और जो गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवर करा रही हैं वो इसको असेस कर सकती हैं, या जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट फौरी तौर से देख रहा है वो इसको असेस कर सकता है। और बहुत मामूली सा टेस्ट होता है, अगर उसके कूल्हों को जो है हल्का सा हिलाने की कोशिश करें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे ही हमने हल्का सा हिलाया इसका गोला जो है बाहर निकल आया है। एक बहुत ही हल्की सी साउंड आती है जिसको कि पीडियाट्रिशियन भी असेस कर सकते हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी असेस कर सकते हैं कि क्लिक की जो साउंड आई है इसका मतलब है ये गोला हल्की सी मूवमेंट से बाहर आ गया है। बाहर के मुल्कों में तो ये स्क्रीनिंग मैंडेटरी है कि हर बच्चा जो है वो इस प्रोसेस से गुजरता है जी, जिसके बारे में भी ज़रा सा वो हो तो उसको जो है असेस करके बता देते हैं कि नहीं ये इसको जो है केयर कर ली जाए और ट्रीटेबल है। अगर वो टाइम निकल जाता है तो पता चला वो फिर जैसे मैंने क्लब फूड का कहा कि टाइम निकल गया तो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई, बिल्कुल, उसका भी टाइम निकल जाता है तो वो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से बच्चों की जितनी भी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं ज़्यादातर ट्रीटेबल होती हैं, जिसमें ये दोनों डिफॉर्मिटीज क्लब फुट और CDH ये दोनों कॉमन उसमें आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे में किसी भी तरह की कोई कमी पेशी वाक़ हो, और देखा जाए तो पैदाइश के वक्त आने वाले नक़ाइस बहुत सारे अक़साम के होते हैं और उनके अंदर बहुत सारी वेरिएशन भी पाई जाती है। कोई ऐसा तरीक़ा है कि वालिदैन अपने बच्चों को महफूज रख सकें? देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें अहम हैं। एक, जैसे हमने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप हमारे मुल्क में सबसे बड़ी शॉर्टेज यही है कि प्रिवेंशन की तरफ तवज्जो कम है। जब जो बच्चे की मदर होती हैं उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपने आप को किसी भी हॉस्पिटल में रजिस्टर करा लें प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद जी, ताकि उनके तमाम पैरामीटर्स जो हैं, उनके हीमोग्लोबिन कितनी है, उनकी बॉडी में कैल्शियम की क्या पोजीशन बन रही है, इन सब चीज़ों को गायनेकोलॉजिस्ट मॉनिटर कर सके। उनको क्या न्यूट्रिशन चाहिए, मदर की न्यूट्रिशन बिल्कुल डिफरेंट है आम औरत से जी, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें लाज़मी बात है, वो एक जान से दो जान हो चुकी होती है। जी, वो मदर से ही बच्चे की तरफ जाएंगी ना। अगर मदर खुद किसी चीज़ में डेफिशिएंट होगी तो वो बच्चे की तरफ नहीं जाएगी, और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्लब फूड ना क्रिएट करें लेकिन और दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ये ज़रूरी है रजिस्टर कराएं, मॉनिटर करें, जब डॉक्टर बुला रहा है उसकी डॉक्टर के हिसाब से हाइट, वेट और उनका तनासुब देखा जाए, वज़न कितने हिसाब से बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को देखा जाए। तो उसमें जो है बात चीज़ें अल्ट्रासाउंड रेगुलर कराएं जब डॉक्टर एडवाइस करता है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो अर्ली आइडेंटिफाई हो सके, उसको उसी स्टेज में मैनेज किया जा सके। जी, बाज़ दफ़ा ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ों को अगर अर्ली मॉनिटर करके चलते हैं, ब्लड प्रेशर, एक्लेम्शिया जिसको कहते हैं, प्री एक्लेम्शिया, तो ये अगर अनबुक केस आता है जो कि पहले रजिस्टर नहीं हुआ होता, अचानक आता है तो पता चला जी वो सारी चीज़ों के साथ प्रॉब्लम के साथ आता है। ब्लड प्रेशर अगर डिलीवरी के टाइम पे आइडेंटिफाई हो कि इसका बहुत ब्लड प्रेशर है तो प्रॉब्लम बच्चे को तो लाज़मी बात है। मदर का ब्लड प्रेशर हाई था तो हमल भी ज़ाया हो जाते हैं, वालिदा की जान भी खतरे में पड़ जाती है, बच्चे को भी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं उससे, जी, मुख्तलिफ प्रॉब्लम उसके साथ डेवलप हो जाती हैं। तो इस लिहाज से ज़रूरी होता है कि ये सब चीज़ें मॉनिटर होती रहें। तो प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, बिल्कुल एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, लेकिन उस नॉर्मल फिजियोलॉजी में उसकी नीड्स को मीट करना ज़रूरी है, ये मदर की नीड को मीट किया जाए। और फिर जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसका फौरी तौर से एक पीडियाट्रिशियन का ओपिनियन ज़रूरी है कि पीडियाट्रिशियन को एक दिखा लें, ताकि वो उसका एक, जैसे हम 40 के बाद हम कहते हैं जी एग्जीक्यूटिव क्लिनिक जाना ज़रूरी है जी, ताकि अपने आप को असेस कर लिया जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो बच्चे का भी एग्जीक्यूटिव क्लिनिक है, वो जैसे डिलीवर होता है उसको पीडियाट्रिशियन को दिखा देना चाहिए, ताकि कोई उसमें छोटी मोटी चीज़ हो, वो कमर पे भी हाथ फेरेगा, गर्दन पे भी हाथ डालेगा, सर पे भी डालेगा, फॉन्टानेली भी देखेगा, सब देखेगा, कोई प्रॉब्लम लगेगी तो फ़ौरन अर्ली स्टेज पे एड्रेस किया जा सकेगा, एड्रेस किया जा सकेगा। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि इसको किया जाए। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर क्लब फुट के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।